हेलो स्टूडेंट्स। तो बीकॉम फाइनल ईयर के लिए आज आप पढ़ रहे हैं बिजनेस बजटिंग ईएफएम का सेकंड पेपर है ये। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक कैश बजट। इससे पहले हम मास्टर बजट पढ़ रहे थे और मास्टर बजट में लगभग हमने 20 to 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि उसके जो क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो निश्चित रूप से या तो ख़त्म हो चुकी होंगी या हो सकता है एक दो प्रॉब्लम्स बची हों। और एक दो प्रॉब्लम्स अगर बची हैं तो पहले आप उसको ट्राई कर लीजिए। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है आपको तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, हम जल्दी इसको सॉल्व कर देंगे और सॉल्व कर कर आप तक वीडियो पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिल जाए। तब तक कैश बजट का टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया, जिससे जिन बच्चों की वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है वो नेक्स्ट टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो कैश बजट के बारे में देखिए, थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि कैश बजट बिजनेस में क्यों बनाया जाता है। नाम से ही हमें लग रहा है कैश बजट। बजट हम क्यों बनाते हैं? फ्यूचर के लिए, और एक निश्चित टाइम पीरियड से रिलेटेड होता है। एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, या तो 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ या 4 मंथ या स्टार्टिंग 6 मंथ या एंड के 6 मंथ। इनके लिए हम बजट तैयार कर रहे हैं। जिस भी टाइम पीरियड के लिए हम बजट तैयार करेंगे वो मेंशन होगा। और कैश बजट का मतलब है यहाँ पे कि हमें जो रिक्वायरमेंट होने वाली है कैश की, जो हमारे फ्यूचर में हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कौन कौन सी रिसिप्ट मिलेगी, कौन कौन सी इनकम मिलेगी, और इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर हैं, जो कैश पे करने पड़ेंगे एक्सपेंडिचर, वो उनके अनुमानों से हम एक बजट तैयार करते हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि अप्रैल में मेरे को इनकम मिलेगी, मेरी जो अप्रैल की सेल है वो लगभग 1 लाख होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। तो जो सेल है, कैश सेल कितनी होगी इसमें? अब 1 लाख की जो सेल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अप्रैल में टोटल सेल्स होगी 1 लाख, जिसमें से 40% सेल्स जनरली कैश होती है। तो 40% कैश सेल्स होगी, तो इसका मतलब मेरे को जो कैश सेल होगी वो कितनी होगी? 40,000। बाकी की जो 60,000 सेल्स है वो क्रेडिट सेल्स होगी, और वो कब मिलती है? या तो 1 मंथ के बाद मिलती है, 2 मंथ के बाद मिलती है, 3 मंथ के बाद मिलती है। जैसा भी बिजनेस है, बिजनेस के अकॉर्डिंग है। अगर मैं जानता हूँ, मैं कंटिन्यू 10 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से मुझे मालूम होगा कि ये एवरेज कितने मंथ में रिसीव हो जाएगी। या तो 1 मंथ में हो जाएगी, या 2 मंथ में हो जाएगी, या हो सकता है 3 मंथ। अलग अलग जो बिज़नेस का नेचर होता है उस पर डिपेंड करती है। कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जहाँ कैश सेल होती है, और कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जहाँ पे क्रेडिट सेल्स होती है। तो ये डिपेंड करेगा बिज़नेस के नेचर पर कि वहाँ पे जो कैश रिसीव्ड हो रहा है आपको, या सेल्स है, वो कैश बेसिस पे ज़्यादा हो रही है या क्रेडिट बेसिस पे ज़्यादा हो रही है। पेमेंट की बात करें तो देखिए, पेमेंट हमें परचेज़ का करना पड़ेगा। जो हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया है उसके लिए हम पे करेंगे, तो उसकी भी कंडीशन होती है कि कहीं कुछ जगह हम कैश पेमेंट करते हैं, डिस्काउंट हमें अच्छा मिल जाता है। कुछ जगह ऐसा होता है कि आफ्टर 1 मंथ पेमेंट करते हैं, या 2 मंथ पेमेंट करते हैं, या फिर 3 मंथ पेमेंट करते हैं। तो जैसी भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम पेमेंट करेंगे। अगर आफ्टर 1 मंथ पेमेंट के लिए कह रहा है, तो हम अगर अप्रैल में माल परचेज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम मई में पेमेंट करेंगे। और अगर आफ्टर 2 मंथ पेमेंट है, तो अगर अप्रैल में आपने गुड्स परचेज किया तो इसका मतलब अप्रैल और मई के बाद में आपको पेमेंट करना पड़ेगा जून में। तो जैसी भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे कि हम पेमेंट कब करेंगे। तो ये बजट है जिसमें हम रिसिप्ट का अनुमान लगाएंगे और पेमेंट का, और उनके जो हमारे पास अनुमान होंगे उनके थ्रू हम एक बजट तैयार करेंगे एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। और एक जो फ्यूचर है, बजट हमेशा फ्यूचर के लिए तैयार किया जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो बजट तैयार किया जा रहा है वो आने वाले जो डेज़ हैं, जो आने वाला ईयर है, जो आने वाला मंथ है, उसके लिए तैयार किया जा रहा है। और जिसमें हम अनुमान लगा रहे हैं किसका? कैश का, कि आपको बिजनेस में कितने कैश की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसा जनरली क्यों किया जाता है? देखिए, हर बिजनेसमैन बहुत सारा पैसा लेके रखेगा अगर बिजनेस में, तो इससे क्या होगा? उसे इंटरेस्ट का नुकसान होगा, और पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करेगा वो। तो बिज़नेस में कुछ मंथ ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें पैसे कैश की ज़रूरत कम पड़ती है, और कुछ मंथ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हमें जनरली ज़्यादा कैश की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें कितना कैश की कब रिक्वायरमेंट है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम बिल्कुल सही से मैनेज करें तो हमें कैश अरेंज करने में प्रॉब्लम कम होगी। जो एक्सपेंडिचर हैं उनको कहाँ पे कंट्रोल करना है ये जानने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जो डिविडेंड पॉलिसी है उसको पे कब करना है और कितना डिसाइड करना है, उसको डिसीजन लेने में हमें आसानी रहेगी। तो इसीलिए हम कैश का जो बजट है, कैश बजट है, उसको तैयार करते हैं, जिससे कि हम डिसीज़न फास्ट ले सकें, जो हमारे डिसीज़न हैं वो स्ट्रॉन्ग हों, और
जो कैश की रिक्वायरमेंट है उसका हमें अच्छे से मालूम हो कि मंथली हमें कितना कैश रखना पड़ेगा, अप्रैल में कितना कैश रखना पड़ेगा, मई में कितना रखना पड़ेगा, जून में कितना और जुलाई में कितना। तो मंथली हमें अलग अलग महीने में जो कैश की रिक्वायरमेंट होगी वो एक नहीं होगी, अलग अलग होगी। तो हम अगर पहले से हमने स्टडी की हुई है और अच्छे से हमने बजट तैयार किया हुआ है तो हम उसके अकॉर्डिंग जो फ्यूचर्स में फ्लक्चुएशंस होने वाले हैं, जो बिजनेस में अप डाउन्स आने वाले हैं, उनको अच्छे से फेस कर सकते हैं और कम से कम प्रॉब्लम में आएंगे, कैश अरेंज करने में हमें कम से कम प्रॉब्लम्स होंगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कैश बजट तैयार करते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि इनको समझा जा सके। तो एग्जाम्पल की जो डिटेल्स है मैं आपके सामने रख देता हूँ और हम साथ ही ये देख लेंगे कि कैश बजट किस तरीके से तैयार किया जाता है। Jain Brothers wants to approach Jain Brothers wants to approach the bankers for overdraft facility for the period 1st October to 31st December 2016. During the period of these 3 months, the firm will manufacturing the most of stock prepare a cash budget from the following data. Sales, purchase और wages। month August 2016 2,49,600 और 24,000 wages। सितंबर 2016 3,84,000 आपकी सेल्स है, 2,16,000, 3,48,000 और 2,52,000।
अक्टूबर, नवंबर और लास्ट दिसंबर 2016। ये आपकी वेजेस हो जाती है 24, 28, 22, 20 और 30। अब परचेजेस देख लेते हैं हम। 288, 4,86,000, 492 और 536। %50 of credit sales are realized in the month following the sales, and remaining 50% and remaining 50% in the second month following. Creditors are paid in the month following. In the month following the month of purchase. The month of purchase. C. Estimated cash at bank as on 1st October 2016 ₹50,000। तो देखिए क्वेश्चंस की जो डिटेल है वो आपके सामने है। जैन ब्रदर्स है जो जनरली अपना जो स्टॉक है वो 1 अक्टूबर 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 के बीच में मैन्युफैक्चर करेगी। इसके लिए उसे ओवरड्राफ्ट की ज़रूरत है, बैंक से लोन लेना पड़ेगा शॉर्ट टाइम के लिए। जो बैंक से शॉर्ट टाइम के लिए लोन लेते हैं उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, यहाँ पे ये जान लीजिए। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये जो 3 मंथ है इसके लिए आपको बजट बनाना है। यहाँ पे मेंशन है देखिए कि ये 3 मंथ के लिए अनुमान लगा रही है। कौन कौन से मंथ? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2016 के। तो उसके लिए आपको
बजट बनाना है, डिटेल्स जो आपको दी हुई है वो यहाँ पे दी हुई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 5 महीने की डिटेल है। लेकिन बजट जो आपको बनाना है वो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, केवल 3 महीने के लिए आपको बजट तैयार करना है। During the period of these 3 months, the firm will be manufacturing most of stock. Prepare a cash budget from the following data. अब आपको जो बजट बनाना है उसके लिए आपके पास डिटेल है, हमारे पास केवल सेल्स है, परचेज है और वेजेज है। 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज्ड इन द मंथ ऑफ इन फॉलोइंग मंथ ऑफ सेल एंड रिमेनिंग 50% इन सेकेंड मंथ। फॉलोइंग मंथ क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेज। यानी कि परचेज का जो पेमेंट किया जाता है वो जिस महीने में परचेज की जाती है उसके 1 महीने के बाद पेमेंट किया जाता है। यानी कि अगर आपने अगस्त में गुड्स परचेज की है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ ऑफ फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेज। जिस महीने आपने परचेज की है उसके बाद वाले महीने में पेमेंट करना है। यानी कि अगर आपने फरवरी में गुड्स परचेज किए तो उसका पेमेंट कब करेंगे आप? मार्च में। और अगर मार्च में गुड्स परचेज किए तो अप्रैल में पेमेंट करेंगे। और अगर अप्रैल में आपने गुड्स परचेज किया है तो आप पेमेंट करेंगे मई में। तो यहाँ पे हमने जो गुड्स अगस्त में परचेज किया है उसका पेमेंट होगा सितंबर में, सितंबर वाली गुड्स का पेमेंट होगा अक्टूबर, अक्टूबर वाली गुड्स का पेमेंट होगा नवंबर और नवंबर वाली गुड्स का पेमेंट होगा दिसंबर में। ये है परचेज के लिए। वेजेज के लिए कुछ नहीं कह रहा, तो जब कुछ नहीं कह रहा है तो इसका मतलब ये होता है जिस महीने में आपने यूज़ किया है, जिस महीने में आपने वेजेज यूज़ किए उस महीने में आप पेमेंट करेंगे। तो अगस्त का पेमेंट आप अगस्त में करेंगे, मई का पेमेंट सितंबर का सितंबर में पेमेंट करेंगे, अक्टूबर का पेमेंट अक्टूबर में करेंगे। तो जिसके लिए आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके लिए ये माना जाता है कि जिस महीने में वो एक्सपेंसेज अकर्ड हुआ है उसी महीने में आप उसका पेमेंट करेंगे। फिर बात करते हैं सेल्स। सेल्स के लिए कह रहा है कि 50% जो सेल्स है वो नेक्स्ट मंथ में वसूल होती है और बाकी की 50% जो सेल्स है वो बाद में। तो देखिए कैश बजट जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं कैश बजट फॉर पीरियड 1 अक्टूबर 2016 टू 31 दिसंबर 2016। अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। जो भी हम लिखेंगे अमाउंट वो सारी रुपीज़ में है। यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं। पहले रिसीप्ट, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए जो भी आपके पास है। अगर गिवन है तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। रिसीप्ट्स, जो भी रिसीप्ट्स आएगी हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह सेकंड पार्ट कर देते हैं पेमेंट, जो हम पेमेंट करेंगे या एक्सपेक्टेड पेमेंट जो भी हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे नीचे। टोटल ए रिसीप्ट का कॉलम का टोटल हो जाता है। रिसीप्ट कॉलम का जो टोटल होगा उसे हम टोटल ए कहेंगे। पेमेंट कॉलम का जो टोटल होगा उसे हम टोटल बी कहेंगे। फिर क्लोजिंग बैलेंस की बात करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए टोटल ए में से टोटल बी को लेस कर देंगे। तो टोटल ए माइनस बी जो बैलेंस आपका बचेगा उसे हम क्लोजिंग बैलेंस कहेंगे। और इस मंथ का जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा। यानी कि अक्टूबर का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो नवंबर के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा और नवंबर का जो क्लोजिंग होगा वो दिसंबर मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा। तो जो प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग है वो करंट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस होता है। इससे पहले कई क्वेश्चन जो 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम पढ़े यही पढ़े, तो निश्चित रूप से ये बात आपको पता होगी। फिलहाल सबसे पहले देखिए अक्टूबर का ओपनिंग बैलेंस आपको लेना है। तो ओपनिंग बैलेंस आपके पास हो जाता है
देखिए लास्ट पॉइंट, एस्टिमेटेड कैश एट बैंक एज ऑन 1 अक्टूबर 2016 50,000। तो अक्टूबर में आपके पास जो बैलेंस है 1 अक्टूबर को वो 50,000 है, तो ये आपने 50,000 जो बैलेंस है वो लिख लिया। फिर बात करते हैं सेल्स की। तो कैश सेल आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कैश सेल नहीं है तो आप मत लिखिए। अब हमारे पास सेल्स आती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर की। तो 50% जो सेल्स है उसके लिए देखिए आपको कहा गया है क्वेश्चन में, क्या कह रहे हैं ये, 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज्ड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल्स। यानी कि सेल्स जो है वो 50% आपको रियलाइज्ड होती है। कब रियलाइज्ड होती है? जिस महीने आप सेल करते हैं उसके बाद वाले महीने में आपको 50% सेल रियलाइज्ड होती है। यानी कि अगर आप जनवरी में माल बेचेंगे 1 लाख रुपए का, जनवरी में अगर आप माल बेचेंगे, एग्जांपल को ध्यान से सुनिएगा, अगर हम जनवरी में माल बेचेंगे 1 लाख रुपए का, तो क्या कह रहा है ये, 50% ऑफ सेल माना। देखिए एज्यूम कर लीजिए आप कि आपने जनवरी में गुड सेल किया है 1 लाख का, क्लियर, हमने ये जनवरी में सेल्स किया है, एज्यूम कर रहे हैं ऐसा। 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज्ड इन द मंथ ऑफ फॉलोइंग। फॉलोइंग मंथ का मतलब है 1 महीने बाद, यानी कि जिस महीने आपने सेल किया है उसके बाद। तो हमने सेल कितना किया, जनवरी में सेल किया 1 लाख, तो जनवरी के बाद वाले महीने में वसूल होगी, यानी कि फरवरी में कितना, 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स। जितना क्रेडिट सेल्स है उसका 50%, तो क्रेडिट सेल्स कितनी है 1 लाख, तो 1 लाख का 50% जो वसूल होगा, यानी कि 50,000 रुपये जो मिलेंगे हमें, वो कब मिलेंगे, जिस महीने में सेल हुई उसके बाद। यानी कि अगर जनवरी में माल बेचा तो आपको जो पेमेंट रियलाइज्ड होगा वो कब होगा, फरवरी में। कितना, 50%। तो फरवरी में आधा पैसा मिलेगा और बाकी का कब मिलेगा, एंड रिमेनिंग 50% इन द सेकेंड मंथ। यानी कि जनवरी में जो आपने माल बेचा है उसका 50% पैसा आपको फरवरी में मिलेगा और बाकी दूसरे बाद वाले महीने में, दूसरा बाद वाला महीना मतलब कौन सा, फरवरी के बाद मार्च आता है तो मार्च में मिलेगा। तो 50% पैसा आपको मिलेगा फरवरी में और 50% पैसा मिलेगा मार्च में। तो जनवरी में आपने सेल की है लेकिन 50% 50,000 रुपये मिलेंगे फरवरी में, बाकी के 50,000 मिलेंगे आपको मार्च में, ऐसा कह रहा है। इसी तरह अगर आप फरवरी में माल बेचेंगे 80,000 का, माना कि हमने फरवरी में माल बेच दिया 80,000 का, तो फरवरी का पैसा कब मिलेगा, तो फरवरी का पैसा मिलेगा आधा मार्च में और आधा अप्रैल में। यानी कि 40,000 रुपये मिलेंगे आपको मार्च में और बाकी के 40,000 मिलेंगे आपको अप्रैल में। तो इस तरीके से आधा मिलेगा 1 महीने बाद और बाकी दूसरे महीने मिलेगा आपको आधा। तो इस तरीके से 50% जो कैश सेल्स होगी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिसीव फ्रॉम डेटर्स या 50%, ये अभी 50% ही मिली है। या आप एक वर्किंग नोट अलग से तैयार कर सकते हैं, उसमें भी आप लिख सकते हैं, उसके थ्रू आप ये टोटल कर सकते हैं। तो रिसीव फ्रॉम डेटर्स आपको कितना मिला, जिनको उधार माल बेचा आप उसको डेटर्स कहेंगे। हमने जिनको गुड्स सेल किया था, क्रेडिट पे सेल किया है, वो सारे क्या है, डेटर्स हैं। तो आपने डेटर्स से रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव फ्रॉम डेटर्स या रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कितना पैसा, 50% पैसा। तो देखिए हमने सेल कब किया है, तो आपने सितंबर में गुड सेल किया 384, सितंबर में आपने कितना गुड सेल किया, 3,84,000। तो 3,84,000 का 50% ये हो गया 1,92,000। तो 3,84,000 का 50% जो पैसा है वो आपको कब मिलेगा, हमने गुड सेल तो किया है सितंबर में, लेकिन इसका 50% पैसा जो मिलेगा वो मिलेगा अक्टूबर में और बाकी बचा हुआ 50% मिलेगा नवंबर में। तो देखिए 50% पैसा 1,92,000 हमने ले लिया अक्टूबर में और बाकी का बचा हुआ 192 हम ले लेंगे नवंबर में। तो देखिए गुड्स हमने कब बेचा 384 का, सितंबर में, लेकिन आधा पैसा कब मिला, अक्टूबर में, और बाकी का आधा कब मिलेगा, नवंबर में। इसी तरह 2,16,000 2,16,000 का गुड्स हमने सेल किया अक्टूबर में, अब इसका पैसा कब मिलेगा, आधा नवंबर में मिलेगा, आधा दिसंबर में मिलेगा। यानी कि 1,08,000 का तो हमें मिलेगा नवंबर में और बाकी मिलेगा दिसंबर में 1,08,000। इसी तरह 348 का मैंने गुड सेल किया नवंबर में, तो इसका हाफ, यानी कि 348 का हाफ 1,74,000, तो 1,74,000 मेरे को मिलेगा दिसंबर में और बाकी का 174 मिलेगा मुझे जनवरी में, नेक्स्ट ईयर की। तो यहाँ पे हमें दिसंबर तक बजट बनाना है, तो 1,74,000 मिलेगा मुझे
जो मैंने गुड सेल की थी नवंबर में, जो नवंबर में सेल की वो मुझे 1 महीने बाद मिल जाएगा। कब? दिसंबर में मिलेगा, लेकिन 50%। कितना? 1,74,000। और बाकी की जो बच गया वो मेरे को नेक्स्ट ईयर की जनवरी में मिलेगा। लेकिन जनवरी का बजट नहीं बनाना है, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, मुझे तो 3 मंथ का बजट बनाना है। फिर बात आती है ये अगस्त का क्या करना है। तो आप खुद सोचिए, अगस्त 3,60,000 का गुड सेल किया, तो इसका हाफ 50% मेरे को कब मिला होगा? तो अगस्त का जो हाफ पेमेंट है वो मुझे मिला होगा सितंबर में, और बाकी जो बचा हुआ है वो मुझे कब मिलेगा? अक्टूबर में। तो देखिए 360 का गुड्स मैंने सेल किया, तो 360 का 50%, 3,60,000 का जो 50% होता है वो होता है 1,80,000। तो 1,80,000 तो मेरे को कब मिलेगा? अगस्त में गुड सेल किया तो मेरे को सितंबर में मिलेगा, और बाकी जो बैलेंस पेमेंट है वो कब मिलेगा? अक्टूबर में। तो बाकी जो बैलेंस पेमेंट है वो मैं इधर लिख देता हूँ, अक्टूबर में कितना? 1,80,000। तो इस तरीके से मेरे को रिसीव होगा, रिसीव फ्रॉम डेटर्स। ये बैलेंस, ये फर्स्ट 50% है, ये बैलेंस 50% है। $174 और 1,08,000। तो अमाउंट वही है, बस मैंने ऊपर नीचे किया है फर्स्ट, ताकि फर्स्ट के सामने आए और सेकंड जो सेकंड के सामने आए। तो इस तरीके से सेल्स तो रिसीव कर ली। फिर बात करते हैं परचेज की। तो परचेज के लिए मैंने आपको बताया था, परचेज के लिए क्या कह रहा है ये, यहाँ पे देखिए, क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेज। जिस महीने आपने परचेज किया है उसके बाद वाले महीने में पे करना है। क्या कह रहा है? जिस महीने आपने परचेज किया है उसके बाद वाले महीने में आपको परचेज का पेमेंट करना है। यानी कि अगस्त में आपने गुड्स परचेज किया है तो उसका पेमेंट आप करेंगे सितंबर में, और सितंबर में अगर आपने गुड्स परचेज किया है तो उसका पेमेंट होगा अक्टूबर में, अक्टूबर में गुड्स परचेज किया है तो उसका पेमेंट होगा नवंबर में। तो 1 महीने के बाद आपको पेमेंट करना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पेमेंट टू क्रेडिटर्स, या क्रेडिटर्स कर दीजिए। तो क्रेडिटर्स को पेमेंट कब करेंगे? तो देखिए सितंबर का जो पेमेंट होगा वो अक्टूबर में आएगा, यानी कि 288,000। ये परचेज आपने कब किया था? सितंबर में, लेकिन पेमेंट कब कर रहे हैं? अक्टूबर में करेंगे। इसी तरह देखिए अक्टूबर में आपने परचेज किया 486 का, लेकिन पेमेंट अब कब करेंगे? नवंबर में। तो नवंबर में लिखेंगे 4,86,000। और नवंबर में देखिए आपने गुड्स परचेज किया है 4,92,000 का, लेकिन इसे पेमेंट कब करेंगे? दिसंबर में। तो हम यहाँ पे दिसंबर में लिखेंगे 4,92,000। तो इस तरीके से जिस समय आप पेमेंट करेंगे उस मंथ में आप इसको रखेंगे। तो देखिए जिस महीने पैसा आना है उस महीने में आप लिखिए। अगर आपको लगता है अप्रैल में आएगा तो अप्रैल में लिखिए, अगर आपको लगता है मई में आएगा तो उसे मई में लिखिए। और अगर आपको पेमेंट जाने का भी ऐसा ही है, आप पेमेंट कब करेंगे? अगर आपको लगता है पेमेंट जून में होगा तो जून में लिखिए, और अगर आपको लगता है दिसंबर में होगा तो दिसंबर में लिखिए। जिस महीने आपको लगता है पेमेंट होगा, जिस महीने आपके पास से कैश जाएगा उस महीने में आप उसको एंटर करिए, जिस महीने में कैश आएगा उस महीने में आप उसको एंटर कर लीजिए। कैश बजट बहुत ईजी बजट होता है। फिर बात करते हैं वेजेज। तो वेजेस देखिए, वेजेज के लिए कुछ नहीं कह रहा, पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। जब कुछ नहीं कह रहा पेमेंट के लिए वेजेज के, तो इसका मतलब जिस महीने में जितना पेमेंट लिखा उतना कर दीजिए। वेजेज के लिए कुछ नहीं कहा, यानी कि अक्टूबर की वेजेज अक्टूबर में पे करेंगे, नवंबर की नवंबर में, और दिसंबर की वेजेज दिसंबर में पे करेंगे। तो 22,000 अक्टूबर की वेजेज है, नवंबर की वेजेज हो जाती है 20,000, और दिसंबर की वेजेज है 30,000। तो कुछ नहीं कह रहा इसके लिए, तो जिस महीने के लिए कुछ नहीं कह रहा उसी महीने में आप तो ये आ जाता है आपका टोटल बी, और कोई एक्सपेंसेस है नहीं है। टोटल बी का टोटल कर देते हैं हम, 2,88,000 प्लस 22,000, ये हो जाता है 3,10,000। 486,000 प्लस
20,000, ये हो जाता है आपके 5,06,000। और 4,92,000 प्लस 30,000 ये हो जाता है आपके 5,22,000। अब बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ये आपके बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ का टोटल आप देख सकते हैं कम है 50,000 प्लस 1,92,000 प्लस 1,80,000, 422 हो जाता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट तो नहीं है फिलहाल। 50,000 आपके पास ओपनिंग बैलेंस था, 1,92,000 आपके पास बाद में आ गया और फिर 180 आ गया, तो 422 आ गया। इसमें से 310 आपने लेस किए तो आपके पास 1,12,000 ये बैलेंस बच रहा है, क्लोजिंग बैलेंस। ये आपने कैसे कैलकुलेट किया, ए माइनस बी। तो टोटल ए में से आपने टोटल बी को लेस कर दिया, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया 1,12,000। इस महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1,12,000। ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया था ये नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस हो गया नवंबर के लिए, तो अक्टूबर का जो क्लोजिंग है वो नवंबर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो गया है। फिर आप नवंबर का टोटल करेंगे, तो नवंबर का टोटल कर लेते हैं 1,12,000 प्लस 1,08,000 प्लस 1,92,000, तो टोटल हो जाता है 4,12,000। 486,000 प्लस 20,000 टोटल हो जाता है 5,06,000। इसमें से लेस कर दीजिए 4,12,000, तो ये हो जाता है 94,000। ये जो 94,000 है माइनस में है, यानी कि इतना पैसा आपको चाहिए होगा और आपके पास अरेंजमेंट नहीं है, तो इसके लिए क्या करें, तो आप इसके लिए बैंक ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप बैंक ओवरड्राफ्ट ले लीजिएगा बैंक से, क्योंकि नेगेटिव है। आपके पास जो इनकम है वो केवल कम है 4,12,000 है, लेकिन जबकि जो एक्सपेंसेज होंगे 5,06,000 रुपये के होंगे, 5,06,000 के एक्सपेंसेज होंगे। अगर कैश कम है तो एक्सपेंसेज आप कहाँ से करेंगे, पे करने के लिए आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे बजट बनाने का जो फ़ायदा है वो यही है कि नवंबर में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपको पता कब है भाई, अभी नवंबर आया नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन है, ये केवल एक अनुमान है, और अनुमानों को ध्यान में रखते हुए आप बजट तैयार कर रहे हैं। यानी कि अभी अक्टूबर आया नहीं है, अक्टूबर से पहले आपने बजट बना लिया, तो आपको पहले से ही मालूम है कि नवंबर में आपको 94,000 की प्रॉब्लम आएगी। तो आप 94,000 के लिए पहले से ही एक तो मेंटली प्रिपेयर हैं, दूसरा आप पहले से इसका अरेंजमेंट करने लग जाएंगे। तो नवंबर तक पहुंचते पहुंचते आपको इजीली बिजनेस में 94,000 का जो प्रॉब्लम है उसे फेस नहीं करना पड़ेगा। या तो आप उसका अरेंजमेंट पहले से कर लेंगे, या आप अपने एक्सपेंडिचर जो हैं उनमें से थोड़ा बहुत कमी कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, 94,000 ये माइनस में आ गया था बैलेंस। तो इस मंथ का जो क्लोजिंग है, जो नवंबर मंथ का क्लोजिंग है, वो दिसंबर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अब जो प्लस के अमाउंट है इनको ऐड कीजिए और जो माइनस का है उसे लेस कीजिए। तो 1,74,000 प्लस का है और 1,08,000 अमाउंट जो है प्लस का है, इसमें से लेस करेंगे 94,000 माइनस के, तो आपके पास बैलेंस बचता है 1,88,000, ये टोटल आता है। इसमें से 5,22,000 लेस कर दीजिए, तो यहाँ पे माइनस 3,34,000 आपको रिक्वायरमेंट होगी कैश की, या आप बैंक ओवरड्राफ्ट की, आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 3,34,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट ले लेना चाहिए। तो देखिए प्रॉब्लम आने वाली है नवंबर में और दिसंबर में कैश हमारे पास कम पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, तो हमारे पास सोचने के लिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हैं, प्लस हम बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको बड़े आराम से पूरा कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम जो बिज़नेस के एक्सपेंसेस हैं अगर उनमें कमी हो सकती है तो वो भी हम देख सकते हैं। तो ये सारे, या फिर इनकम है कहीं और से इनकम जनरेट करनी है तो हम उसको सोच सकते हैं। ये थोड़ा बहुत टाइम है हमारे पास 3 महीने का, जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। और हमारे आने वाले जो खर्चे हैं उनका हमें पहले से पता है कि भाई क्रेडिटर्स हैं, इनको ये पेमेंट करना है, वेजेस हैं, इनको इस महीने में ये पेमेंट करना है,
जो इनकम है वो हमारी सेल्स है, कैश सेल इस महीने में कुछ नहीं हुई है, और क्रेडिट सेल्स जो है वो 50% मुझे कब मिलती है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ ये वाला पॉइंट कि 50% जो आपको सेल्स है वो कब होती है कि सेल्स जिस महीने में होगी उसका 50% आपको वसूल होगा बाद वाले महीने में, और दूसरे बाद वाले महीने में होगा 50%। यहाँ पे क्या कह रहा है ये, इसको ध्यान से पढ़िए। 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज्ड इन द मंथ फॉलोइंग। फॉलोइंग मंथ का मतलब जिस महीने सेल होगी उसके बाद वाले महीने में 50% वसूल होगा, एंड रिमेनिंग 50% और बाद में जो 50% बचा हुआ है वो इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग, दूसरे बाद वाले महीने में वसूल होगा। तो पहला बाद वाला महीना हो गया जनवरी में, अगर आपने गुड सेल की तो पहला बाद वाला महीना हो गया फरवरी, और दूसरा बाद वाला महीना हो गया मार्च। तो आधी सेल आपको फरवरी में मिल जाएगी और आधी आपको मिल जाएगा पैसा मार्च में। तो अगर 1 लाख रुपए की आपने सेल की तो 50,000 आपको फरवरी में मिलेंगे और बाकी के 50,000 आपको मिलेंगे मार्च में। तो हर क्वेश्चन में ये जो पॉइंट हैं ये घुमा फिरा के कहेगा, जिसको आपको समझना है उसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है हमें। तो फिर मिलते हैं जल्दी एक नए क्वेश्चन के साथ, नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आए वो हमें कमेंट के जरिए बताते रहिए, हम जल्दी से जल्दी उनको सॉल्व करेंगे, आप तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू गाइस, सी यू लेटर। हाँ तो स्टूडेंट्स, कैश बजट पे बात चल रही है अपनी, और मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि बीकॉम फाइनल ईयर का ये वीडियो क्लासेज है। ईएफएम का जो सेकंड पेपर है बिजनेस बस्टिंग वो चल रहा है, और उसमें आज का हमारा टॉपिक है कैश बजट। कैश बजट के बारे में मैं बता दूँ कि कैश बजट जो आने वाला फ्यूचर है, एक निश्चित टाइम पीरियड 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के लिए हम बजट तैयार करते हैं। जो कैश रिक्वायरमेंट्स है उसका एक अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में हमें कितने कैश की रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए एक बजट तैयार करते हैं। जो आने वाली रिसिप्ट्स है, जो हमें अनुमान है रिसिप्ट्स का कि इस महीने में लगभग ये रिसिप्ट्स हो जाएगी, उसको हम ऐड करते हैं। और जो पेमेंट है, जैसे परचेज का पेमेंट हुआ, वेजेज का पेमेंट हुआ, जो मशीनरी है उसका पेमेंट हुआ अगर हम परचेज करेंगे तो, या फिक्स असेट्स वगैरह परचेज करनी है तो पेमेंट हुआ, या इनकम टैक्स का पेमेंट हुआ, डिविडेंड का पेमेंट हुआ, या अदर एक्सपेंसेज है उनका पेमेंट हुआ, तो ये सारे हम पेमेंट लेस करेंगे और बचा हुआ जो कैश रिक्वायरमेंट होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले हमने शायद एक क्वेश्चन देख भी लिया है इस बारे में, वो अब तक आपको मिल चुका होगा, और अगर नहीं मिला होगा तो निश्चित रूप से मिलने वाला होगा। तो कैश बजट जनरली जो तैयार किया जाता है उसके बारे में ये भी जान लेना जरूरी होगा कि ऐसा क्यों किया जाता है, कैश बजट हम बिजनेस में क्यों तैयार करते हैं। तो आपको बता दूं, बिजनेसमैन हमेशा ये जानना चाहता है कि वो बिजनेस में कितना कैश रखे, जो उसको ना तो बहुत कम पड़े और ना बहुत ज़्यादा पड़े, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कैश वो अपने पास रखता है तो इससे ये है कि उसे इंटरेस्ट का नुकसान होगा, वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर सकता है, या उससे बैंक वगैरह में रख के इंटरेस्ट अच्छा अर्न कर सकता है, उसका उसे नुकसान होगा। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी आएगी, अगर वो कैश कम रखता है तो हो सकता है उसे बिजनेस के लिए जब रिक्वायरमेंट हो तो वो कैश उसे मिले ही नहीं। इसलिए हमेशा वो एक अनुमान लगा के इतना कैश रखना चाहता है जिससे उसे बिजनेस में जो आने वाले अप डाउन से उनको इजीली फेस कर सके। तो देखिए, इसी के लिए हम कैश बजट बनाते हैं, जो फ्यूचर के रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पता किया जा सके, उनके लिए जो कितना कैश अरेंज हमें करना है उसके लिए अरेंजमेंट्स के लिए हमें सफिशिएंट टाइम मिल जाए। इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम कैश बजट बनाते हैं। तो क्वेश्चंस की जो डिटेल है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वेजेस और ओवरहेड, देखिए आपको सेल्स गिवन है, परचेज गिवन है, ओवरहेड गिवन है क्वेश्चन में, और मंथ भी गिवन है। मार्च, अप्रैल, मई 60,000, 62,000 और 64,000, ये आपके पास सेल्स है। 30, 38, 33,
36, 38 और 33,000 ये आपके पास परचेजेज है मार्च अप्रैल मई की। वेजेस की अगर बात करें 9, 8, 10 1000 में है ये सब, 9,000, 8,000 और 10,000। ओवरहेड्स की बात करें हम 10,000, 9,500, 10,000, 9,500 और 11,500 ये हमारी ओवरहेड हो जाती है। ये हमारे मंथ है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर फोरकास्ट for month March to August, (2016) are as following. तो मार्च अप्रैल मई इन तीनों का डेटा हमें गिवन है। इसके अलावा जून जुलाई अगस्त का डेटा गिवन है। तो जून में देखिए 58, 56 और 60, 58, 56 और 60 ये सेल्स है हमारी। 35, 39, 34 ये हमारी परचेजेज हो जाती है। और 8,000 ये हमारी वेजेज है। 8,500, 9,500 और 8,000। 9,000, 9,500, 9,000, 9,500 और 8,500 ये हमारी ओवरहेड्स हो जाते हैं। प्रिपेयर कैश बजट फॉर मंथ मई, जून एंड जुलाई 2016। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है आपको कैश बैलेंस फर्स्ट में 2016 को है 8,000 रुपीज। सेकेंड इंफॉर्मेशन है यहीं पे लिख देते हैं सेल्स, ऑल सेल्स and purchases are credit. All sales and purchases are credit.
थर्ड पॉइंट है प्लांट कॉस्टिंग ₹16,000, is due for delivery in July, payable 10% on delivery and balance after 3 months। जो 10% पेमेंट है वो आपको जुलाई में पे करना है डिलीवरी के टाइम, और बाकी का जो पेमेंट है वो आपको 3 मंथ के बाद पे करना है, ऐसा ही कह रहा है। एडवांस टैक्स of 8,000, advance tax of 8,000 each are payable in March and June 2016। The credit allowed by supplier is 2 months। and credit allowed to customer is 1 month। lag in payment for all expenses are 1 month। तो देखिए इस लाइन को यहाँ पे लिख लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लैग इन पेमेंट फॉर ऑल एक्सपेंसेस आर 1 मंथ, ये हम लास्ट में लिख देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं और इसको यहाँ पे लिख देते हैं। लैग इन पेमेंट फॉर ऑल एक्सपेंसेस आर 1 मंथ। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है
फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 6 महीने का डेटा आपको गिवन है, लेकिन आपको जो बजट बनाना है वो देखिए आप नीचे लिखा हुआ है प्रिपेयर कैश बजट फॉर मंथ मई जून एंड जुलाई। आपको 3 महीने के लिए बजट बनाना है, मई जून और जुलाई महीने के लिए। और आपके पास 1 मई 2016 को जो कैश बैलेंस है वो है 8,000 रुपीज़। ऑल एक्सपेंसेस एंड परचेजेज आर क्रेडिट। यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जितनी भी सेल्स हुई है और परचेज हुई है सारी की सारी क्रेडिट बेस पे है, कैश कुछ भी नहीं है। प्लांट कॉस्टिंग ₹16,000 इज ड्यू फॉर डिलीवरी के लिए 16,000 का पेमेंट आपको करना है, लेकिन इसका 10% जो है वो आपको डिलीवरी के टाइम पे पे करना होगा, यानी कि जुलाई में, और बाकी का जो पेमेंट है वो 3 मंथ के बाद आपको पे करना है। यहाँ पे कह रहा है ऑन डिलीवरी एंड बैलेंस आफ्टर 3 मंथ, तो जो बाकी का बैलेंस पेमेंट है वो आपको 3 महीने के बाद पे करना है। एडवांस टैक्स ऑफ ₹8,000 ईच आर पेबल इन मार्च एंड जून। तो मार्च है वो जा चुकी है, लेकिन जून आने वाला है, तो जून जो आएगा उसमें आपको पेमेंट करना है इंस्टॉलमेंट का 8,000 का एडवांस टैक्स। द क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, जो सप्लायर है मतलब परचेज के पेमेंट के लिए बात हो रही है, जिनसे हमने गुड्स परचेज किया है। सप्लायर का मतलब जिनसे हमने गुड्स परचेज किया है, जिससे हमने क्रेडिट गुड्स परचेज किया है, उनको हम सप्लायर कहते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है द क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 2 मंथ, यानी कि 2 महीने के बाद उनको पेमेंट देना है। यानी कि अगर आपने मार्च में गुड्स परचेज किया है तो मार्च और अप्रैल 2 महीने छोड़ दीजिए, मई में आपको पेमेंट करना है। तो मार्च वाला जो पेमेंट है वो आप मई में करेंगे। इसी तरह अप्रैल का जो पेमेंट है 2 महीने के बाद आपको करना है, यानी कि अप्रैल को छोड़ दीजिए और मई को छोड़ दीजिए, 2 महीने छोड़ दीजिए, तो अप्रैल का जो पेमेंट है वो आप कब करेंगे? जून में। इसी तरह मई का जो पेमेंट है वो आप मई और जून छोड़ दीजिए, जुलाई में करना है आपको। तो इस तरीके से आपको 2 महीने के बाद आपको परचेजेस का पेमेंट करना है। अब बात करते हैं सेल्स की। ये जो सेल्स है इसके लिए कह रहा है एंड क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर यानी जिनको हमने गुड सेल किया है, डेटर्स को कहते हैं। तो सेल्स ये रही, आपको यहाँ पे कह रहा है क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर इज 1 मंथ, यानी कि 1 महीने के बाद आपको पेमेंट रिसीव होगा। जो कस्टमर आपको कैश देगा वो कब देगा? 1 महीने के बाद। जिस महीने में आप सेल करेंगे उसके 1 महीने के बाद, यानी कि मार्च का जो पेमेंट है वो आपको अप्रैल में मिलेगा, अप्रैल वाला पेमेंट मई में मिलेगा, मई वाला जून में, जून वाला जुलाई में, जुलाई वाला अगस्त में। तो इस तरीके से आपको 1 महीने के बाद आपको पेमेंट मिलेगा। अब देखते हैं कैश बजट हम किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे कैश बजट। फॉर पीरियड 1 मई 2016 to 31 जुलाई 2016। ये मई हो जाता है, जून और ये जुलाई। पर्टिकुलर ये आपके रिसीप्ट, ऐसा लगता है कि ये जो रिसीप्ट जो पैसा आएगा उसे आप यहाँ पे लिखिए। ये टोटल कर लिया हमने। रिसीप्ट जनरली कम ही होती है, इसीलिए इसका टोटल रिसीप्ट वाले कॉलम का जल्दी हम लगा लेते हैं। पेमेंट, यहाँ पे आपके पास पेमेंट थोड़े से ज़्यादा हैं तो हम बड़े आराम से उनका पेमेंट करेंगे। ये आपका टोटल बी आ जाता है। पेमेंट ही कर दीजिए। तो रिसीप्ट यहाँ पे आ गई, पेमेंट यहाँ पे आ गए। ये रिसीप्ट हो गई, पेमेंट हो गए।
रिसिप्ट का जो टोटल है इसे हमने टोटल ए कहा, पेमेंट का जो टोटल होगा इसे टोटल बी कहेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ए में से बी को आप लेस कर दीजिए, टोटल ए में से आप लेस करेंगे बी को, तो जो आपके पास बचेगा बैलेंस उसे हम कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस। क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, देखिए प्रिपेयर कैश बजट फॉर मंथ मई, जून एंड जुलाई। तो 3 महीने के लिए बजट बनाना है। यहाँ पे देखिए मई, जून और जुलाई 3 महीने के लिए हमने बजट बनाया। सेकंड ये कह रहा है कैश बैलेंस, तो फर्स्ट मई को कैश बैलेंस दिया है, तो यहाँ पे आप ओपनिंग कैश बैलेंस के नाम से लिख दीजिए। ओपनिंग बैलेंस ये है आपके पास कितना रुपए, 8000। मई में दिया है तो केवल मई में लिखेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है सेल्स और परचेज, सेल्स और परचेज के पॉइंट आपको बड़े आराम से करने चाहिए, बड़ी तसल्ली से करना चाहिए। तो सबसे लास्ट में कीजिए, जो पॉइंट आपको इजी लगता है वो आप पहले कीजिए, जिससे आपके आधे से ज़्यादा काम सॉल्व हो जाएगा। जहां आपको सोचना है उसके लिए आप आराम से टाइम होगा आपके पास, इसलिए जो आपको चीज़ इजी लग रही है वो आप करते चलिए। सेल्स है बड़े आराम से करेंगे। लास्ट में प्लांट कॉस्टिंग ₹60,000 इज ड्यू फॉर डिलीवरी, एक प्लांट है जो 16,000 रुपये का है, डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार है। इन जुलाई पेबल, तो जुलाई में आपको 10% पेबल करना है, एंड डिलीवरी ऑन डिलीवरी एंड बैलेंस आफ्टर 3 मंथ, तो जो बाकी का बैलेंस पेमेंट है वो आपको 3 महीने के बाद पे करना है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए प्लांट। अब 10% पेमेंट आपको करना है जुलाई में, तो यहाँ पे आ जाइए आप जुलाई में लिख दीजिए 1600। तो देखिए 16,000 रुपये का प्लांट था, लेकिन आपने 10% पेमेंट किया, तो यहाँ पे आपने केवल 10% ही लिखा है, तो 10% आपने जुलाई में पेमेंट कर दिया। बाकी का 3 महीने के बाद होगा, तो जब बजट बनाएंगे तब करेंगे। फिर एडवांस टैक्स आपको पे करना है। एडवांस टैक्स ऑफ 8,000 ईच आर पेबल इन मार्च एंड जून, तो जून 16 में आपको पेमेंट करना है। मार्च जा चुकी है, मार्च का बजट हम नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एडवांस टैक्स जब आप पे करेंगे तो आपको जून में पे करना है, और कितने रुपए, 8,000। तो जून में आप लिखेंगे 8,000। तो जून में देखिए 8,000 लिख दिया आपने, यानी कि सेकंड पॉइंट आपने सॉल्व कर लिया, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट आपने सॉल्व कर लिया। फर्स्ट पॉइंट भी आपका सॉल्व है। द क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, अब देखिए सप्लायर पे आ जाइए। सप्लायर का मतलब क्या होता है, परचेजर। जो परचेज है उसके रिलेटेड कह रहा है ये। सप्लायर का मतलब जिससे हमने गुड्स परचेज किया है, यानी कि परचेज के रिगार्डिंग ये पेमेंट है। क्रेडिटर्स के लिए बात की जा रही है यहाँ पे। ये ऐसे बोल रहा है द क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 2 मंथ, 2 महीने की हमें सप्लाई ये इन्होंने अलाउ कर रखे हैं कि 2 महीने हम बाद पेमेंट कर सकते हैं। तो मार्च में जो गुड्स परचेज किया है हमने, इसका पेमेंट 2 महीने के बाद करना है, यानी कि मार्च पूरा महीना छोड़ दीजिए और अप्रैल पूरा महीना छोड़ दीजिए, उसके बाद आपको पेमेंट देना पड़ेगा, यानी कि मई में हम पेमेंट करेंगे। तो मार्च का जो पेमेंट होगा, तो यहाँ पे आप क्रेडिटर्स कर दीजिए, क्रेडिटर्स। तो देखिए मार्च का जो पेमेंट है वो हम कब कर रहे हैं, मई में 36,000। तो मार्च का ये जो 36,000 है हमने पे किया मई में। इसी तरह मई का जो पेमेंट है 38,000, अप्रैल का जो पेमेंट है 38,000। इसी तरह यहाँ पे देखिए ये 38,000 है अप्रैल का पेमेंट, अप्रैल के 2 महीने के बाद, यानी कि अप्रैल छोड़ दीजिए और मई छोड़ दीजिए। तो हम पेमेंट कब करेंगे, जून में 38,000, और 33,000 मई के, मई छोड़ दीजिए, जून छोड़ दीजिए, तो हम जुलाई में पेमेंट करेंगे 33,000। तो 2 महीने के बाद आपको पेमेंट करना है। जैसा कह रहा है वैसा करते जाओ, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। 5th पॉइंट के बाद आगे देखिए आप, क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर। कस्टमर मतलब जिसको हमने माल बेचा है, तो जिसको माल बेचा है वो सेल्स के लिए कह रहा है इज 1 मंथ, यानी कि 1 मंथ के बाद पेमेंट देते हैं ये लोग। मार्च का पेमेंट जो हमें कब रिसीव होगा, अप्रैल में अप्रैल का रिसीव होगा, मई में मई का रिसीव होगा, जून में जून का रिसीव होगा, जुलाई में। तो आपने जो अप्रैल में सेल की है उसका पेमेंट आपको कब मिलेगा, मई में। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये आपको पेमेंट मिल गया। जो आपने अप्रैल में गुड सेल किया था इसका पेमेंट आपको मिलेगा मई में।
और मई वाली गुड्स का पेमेंट मिल जाएगा जून में, जून का पेमेंट आपको मिल जाएगा जुलाई में 58,000। तो बड़े आराम से देखिए हम सॉल्व करते गए। अब लैग इन पेमेंट फॉर ऑल एक्सपेंसेज यानी वेजेस और ओवरहेड दोनों के लिए कह दिया इसने, तो 1 महीने के बाद आप पेमेंट करते जाइए, यानी कि वेजेस का पेमेंट जो है वो 1 महीने के बाद करना है आपको। लैग इन पेमेंट का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग पेमेंट, तो आउटस्टैंडिंग पेमेंट जो है वो हमें कब करना है, 1 महीने के बाद पेमेंट करना है। ऑल एक्सपेंसेस मतलब वेजेस और ओवरहेड दोनों के लिए कह रहा है ये। तो वेजेस का पेमेंट, अप्रैल का जो पेमेंट है वो हम मई में करेंगे, मई का जून में, जून का जुलाई में, तो 1 महीने के बाद पेमेंट करिए। इसी तरह ओवरहेड का पेमेंट भी आप 1 महीने के बाद कीजिए, अप्रैल का मई, मई का जून, जून का जुलाई, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम पेमेंट जो करेंगे वो अप्रैल का मई में करेंगे 8,000, 10,000 और 8,500। तो ये आ गया मई, जून, जुलाई, सही। इसी तरह यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, ओवरहेड का पेमेंट भी ऐसे ही जाएगा 9,500, 11,500 और 9,000। अब टोटल कर लिया जाए इसका। $70,000 माइनस 53,500, 16,500। तो देखिए क्लोजिंग बैलेंस आपका आया, हमने रिसिप्ट साइड का टोटल किया 8,000, 62,000, 72,000, 70,000 हो गया। 70 में से आपने लेस किया टोटल भी 53,500, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस बचता है 16,500। इस महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट मंथ जून के लिए ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 16,500। अब आप दोनों का टोटल कर दीजिए, 64,000 इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाता है 80,500। ये टोटल ए आ गया। अब आप टोटल भी 8,000, 38,000, 10,000 और 11,500 इसको लेस कर दीजिए, तो 67,500 हो जाता है। लेस कर दीजिए आप, ये 13,000 आपको क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। ये जो इसमें जून का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो जुलाई के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाता है 13,000। टोटल आ जाता है 71, 1,600, 33,000, 8,500 और 9,000। टोटल हो गया आपके पास 52,100। इसे लेस कर दीजिए आप 71,000 में से, तो ये हो जाता है 18,900 क्लोजिंग बैलेंस। तो देखिए इस तरीके से आपने इजीली क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लिया है। 3 महीने के लिए आपको बजट बनाने के लिए कहा था, वो आपने बना लिया है। क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, सॉल्यूशन भी आपके सामने है। इस क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई कीजिएगा और जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको ट्राई करते रहिए, प्रॉब्लम आने पर इन्फॉर्म करते रहिए। फिर मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, सी यू लेटर।